रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन इन नॉवल। एपिसोड 9। हमारी एक गलती की वजह से सनम की जिंदगी बर्बाद हो जाए, इसलिए हम उसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। सब हाँ कहते हैं। वही सनम जब अपने मैंशन पहुँचती है तो देखी है कि अभिमन्यु पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। सनम अभिमन्यु की गोद में बैठ जाती है और अपना शहर उसके सीने में छुपा लेती है और कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ अभी। सनम के मुंह से पहली बार हबी सुनकर अभिमन्यु बहुत खुश हो जाता है। वही दूसरी तरफ हमारा समर्थ की हरकतें देख देख कर परेशान हो चुकी थी। अब उसे लग रहा था कि बस समर्थ को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाए। अभिमन्यु सनम के मुंह से अपने लिए हबी सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसके पास बैठकर बोलता है, क्या हुआ मेरे बच्चे को। सनम अभिमन्यु के सीने में अपना असर रखकर कहती है, अभी मुझे बेटी चाहिए, बट अभी अपनी आगे देखिए। बेबी लाइक आगे है तुम्हारी, मुझे मेरा बेबी चाहिए प्लीज। अभिमन्यु, ये तो मैं आज बच्चे का बुखार कहाँ से चढ़ गया। अभी तुम खुद बच्ची हो, पहले खुद की जिंदगी एंजॉय करो, उसके बाद बच्चों के बारे में सोचना, क्योंकि बच्चे के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। अभी समझी, अगर आपने मुझे बच्चे नहीं दिया ना तो मैं आपको खुद को हाथ नहीं लगाने दूंगी, याद रखना है। अभिमन्यु घुरकर सनम की तरफ देखा है और कहता है, ये क्या पागलपन है सनम, आप मेरा पागलपन को कुछ भी करो लेकिन मुझे मेरा बेबी चाहिए। अभी हम दोनों ही अपना अपना ऑफिस संभालने में बिजी रहते हैं। तुम्हारा नया ऑफिस है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम उसे देना पड़ेगा। अगर बच्चे आ भी जाता है तो उसका ख्याल कौन रखेगा, और मैं अपने बच्चों को किसी महीने के हाथों छोड़ नहीं सकता। ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। कि गले में अपने दोनों हाथ डाल देती और कहती है, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना ऑफिस और आपके ऑफिस को मार्च कर दो, उसके बाद हम दोनों एक साथ रहकर अपने बीवी और बिजनेस दोनों संभाल लेंगे। और मैं चाहती हूँ अब दुनिया को पता कर चले कि मैं अभिमन्यु आहूजा की बीवी हूँ। तो ये बात है, ठीक है, और उसमें अनाउंस करते हैं, यू आर माई वाइफ। सनम खुशी से चलते हुए कहती है जान, और उसके गले लग जाती है और उसे धीरे धीरे किस करने लगती है। अभिमन्यु, आंख से खेल रही हो सनम, देख लो फिर अगर मैं अपनी पर आया ना तो पूरी रात छोड़ने वाला नहीं हूँ तुम्हें। करूंगी, क्योंकि मुझे बच्चे चाहिए। आप चाहे पूरी रात पूरे दिन, जब तक आपका मन क्या है तब तक आप मत छोड़ना, बट मुझे बच्चे चाहिए। अभिमन्यु सनम के सिर पर टाइप करते हुए कहता है, इस उल्टी खोपड़ी में ये बच्चे की बात कहाँ से आ गई है। नहीं मुझे चाहिए, हम चाहते हमारी फैमिली हो जिसमें मैं, आप और हमारे 6 बच्चे। सनम को देखने लगता है, सनम और क्या, आजकल 1-2 बच्चे से क्या होता है, 6 बच्चे होंगे ना तो घर भर भर लगेगा। ऐसा है, हम जाकर मेरे लिए डिनर की तैयारी करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाने। ठीक है, अभी तुमसे पागल कह रहे हो। नहीं मैंने कब कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। सनम गुस्से में वहां से पर पटकते हुए चली जाती है। हंसते हुए बाथरूम में घुस जाता है और आधे घंटे बाद आता है तो देखा है सनम अभी तक रूम में नहीं आई थी। समझ जाता है कि उसकी बीवी नाराज हो गई और अब से मनाना पड़ेगा। तो वहां से नीचे डाइनिंग टेबल पर जाता है तो देखा है सम डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। तभी वहां आता है और नमन भी बैठ जाता है। तो सनम नमन से कहती है, नमन अपने भाई को बोल दो अगर डिनर करना है तो बैठ जाए, वरना जाए यहाँ से। अपनी स्टडी रूम में अभिमन्यु की तरफ देखा है जो मुस्कुरा कर सनम को देख रहा था। तो नमन समझ जाता है कि दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ है। अगर कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपना डिनर करने लगता है अभिमन्यु। सनम भी अपना डिनर खत्म करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सनम जो अपने रूम में जाती है तब मैंने उसे पीछे से गले लगा लेता है और कहता है, चलो शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, अरे बेबी चाहिए ना तुम्हें तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत के आजकल कुछ मिला है क्या। क्या सच्ची अब तैयार हो बच्चे के लिए। अभिमन्यु सनम का चेहरा अपने हाथों में भरता है और कहता है, तुम मेरी जिंदगी का सबसे नया तोहफा हो और हमारा बीवी हमारे प्यार की निशानी होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं बेबी नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचकर यह डिमांड तुमसे नहीं करता था, क्योंकि अभी तुम्हारी एज नहीं है माँ बनने वाली। अभी तुम्हारे सपने हैं, तुम्हें वह पूरे करने हैं, लेकिन जब तुम खुद चाहती हो तो हम बच्चे करेंगे और दोनों मिलकर उसका ख्याल रखें, ठीक है। सनम खुशी के मारे अभिमन्यु के होठों को जोर से चूम लेती है। अभिमन्यु उसके बालों में अपने हाथ घुसकर उसका चेहरा खुद के करीब कर कर उसके होठों को अपने होठों के कब्जे में ले लेता है और बहुत ही बेस्ट नेता होकर उसे किस कर रहा था। किस करते करते अभी के हाथ सनम की बॉडी को यहाँ वहां से ला रहे थे और जिसे सनम मदहोश हो चुकी थी। धीरे धीरे अभी शाम को दीवार से सद देता है और उसके ऊपर चढ़कर उसे शिद्दत से चूने लगता है, ताकि 20 मिनट बाद जब अभिमन्यु को लगता है कि सनम सांस नहीं ले पा रही है तो वह उसे छोड़कर उसके गले में अपना मुंह घुसाकर उसे चूमना लगता है। फिर धीरे धीरे उसके सारे कपड़ों को निकाल कर वहीं फेंक देता है और उसे गोदी उठाकर बेड पर लेट देता है और फिर खुद के भी सारे कपड़े निकाल कर बेड पर आ जाता है और दोनों को ब्लैंकेट से कर लेता है एक बार। फिर उसके होठों को चूमने लगता है और उसके दोनों ब्रेस्ट को अपने हाथ में लेकर दबाने लगता है। ऐसा करते करते उसके पेट पर और उसके जिस्म की हर हिस्से को वैसे ही तुम और काट रहा
था। फिर वह सनम की तरफ देखकर कहता है, आगे बढ़ाने की इजाजत है। बीवी सनम हमें अपनी पलकों छुपा कर देती है। अभिमन्यु और सनम अपने प्यार की दुनिया में हो जाते हैं। वहीं दूसरी तारक समझ पागल हुआ जा रहा था, क्योंकि उसने एक सर्वेंट को पैसे देकर शर्म की सारी खबर देने के लिए बोला था। वह सर्वेंट दोनों पाल पाल की खबर समर्थ को दे रहा था। फिर वह रात में अभिमन्यु और सनम के कमरे की बाहर खड़े होकर समर्थ को उनके कमरे से आ रही आवाजों को सुन रहा था। उन आवाजों को सुनकर समर्थ पागल होने लगता है, क्योंकि वह जान गया था वह आवाज कैसी थी। उसे पागलपन में वह पूरे घर के सामान को तोड़ देता है। वह सब लोगों से समझने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी गर्दन में इंजेक्शन कर देता है, जिससे कि आगोश में चला जाता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु और सनम का प्यार अभी भी चालू था। रात से सुबह हो गई थी, लेकिन वह दोनों ही एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। देखते देखते सुबह की 9 बजे बज जाते हैं, लेकिन वह दोनों अभी भी एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तभी बाहर से गेट नॉक करने की आवाज आती है, जिसे सुनकर अभी सनम को छोड़ देता है और पैंट पहनकर गेट ओपन करता है। बोलना क्या है? नमन कहता है, ऑफिस नहीं चल रहा आज आपको? नहीं, आज वापस नहीं जा रहा हूँ, तुम चले जाओ, सारा काम देख लेना, और हाँ, अपने साथ कीर्ति को भी रख लेना, क्योंकि सनम भी आज ऑफिस नहीं आएगी। अभिमन्यु की बात सुनकर नमन हाँ कहकर वहां से चला जाता है। अभिमन्यु गेट बंद करके जब कमरे में आता है तो देखा है उसके छोड़ते ही सनम नींद के आगोश में चली गई थी। सनम मुझसे बहुत प्यार से देखा है और उसके माथे को चुनकर उसके साथ में उसे खुद से की चिपक कर खुद भी सो जाता है। दूसरी तरफ नमन जब सनम के ऑफिस पहुंचता है तो सब लोग उसे ग्रेट करते हैं, क्योंकि कल नमन अभिमन्यु के साथ ऑफिस आया था, इसीलिए वह लोग नमन को जानते थे। नमन ऑफिस में जाकर कीर्ति से कहता है, तो मेरे साथ चलो। सर ने बोला है, आज तो मेरे साथ रहोगी, क्योंकि आज सनम भाभी और सर दोनों ही ऑफिस नहीं आ रहे हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है। कीर्ति कुछ नहीं रहती और नमन के साथ अभिमन्यु के ऑफिस के लिए निकल जाती है। पूरी रास्ता करती नमन से कोई बात नहीं करती और ना ही नमन करती से कोई बात करता है, क्योंकि नमन के दिल में अभी भी सुरभि थी और कीर्ति समझ चुकी थी कि नमन किसी और से प्यार करता है, इसीलिए तूने अपने ही दुनिया में खोए हुए थे। तभी अभिमन्यु के ऑफिस पहुंचकर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अभिमन्यु अपना और सनम का रिश्ता रिवील करने वाला था। उसकी भी तैयारी दोनों को करनी थी। देखते ही देखते शाम हो जाती है। फिर वह अभिमन्यु को कॉल करके सारी जानकारी देता है। अभिमन्यु हाँ बोलकर कॉल रख देता है। दूसरी तरफ दोपहर में जब अभिमन्यु की नींद खुली तो वह देखता है कि अभी भी सनम ऐसे ही बिना कपड़ों के सोई हुई थी। उसे ऐसे देखकर अभिमन्यु को अपने शरीर में गर्मी का एहसास होता है और धीरे धीरे उसके पूरे चेहरे को चूमने लगता है। उसकी यह हरकत से सनम की नींद भी खुल जाती है। सनम अभिमन्यु की तरफ नींद भरी आंखों से देखती है। आप फिर शुरू हो गए यार, मेहनत तो करनी है ना, तुम्ही ने बोला था ना। सर मुस्कुराने लगती है और कहती है, आपकी मस्त एडवांटेज हो गए हैं। मेरी एक विश्व को पूरा करने के लिए प्यार किसी दुनिया में खो जाते हैं। फिर शाम के 5 बजे अभिमन्यु सनम को छोड़ता है और उसे गोदी उठकर बाथरूम में ले जाता है और बाथरूम में बिठाकर गर्म पानी भर देता है। फिर अच्छे से सनम को नहलाता है और खुद भी नहाता है। अब उसने सनम के साथ कोई हरकत नहीं की थी, क्योंकि मैं जान गया था कि सनम बहुत थक चुकी है। फिर उसे लाकर बाहर बैठकर बिता देता है और कपड़े लेने क्लोजेट में चला जाता है और खुद कपड़े पहनकर सनम के लिए कपड़े लेकर बाहर आता है और उसे रेड कलर की साड़ी देकर बोलता है, इसे पहन लो, क्योंकि आज हम अपनी शादी अनाउंस करने वाले हैं और अच्छे से तैयार होना। सनम हाँ बोल देती है। सनम साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। अब मैं उसके पास आता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। फिर से मंगलसूत्र पहना है, पैरों में पायल। उसका पूरा श्रृंगार करने के बाद दो उसे देखकर कहता है, परफेक्ट लग रही हो। अभिमन्यु आहूजा की बीवी सनम मुस्कुराकर अब नहीं उनके होठों पर लाइट किस कर लेती है और कहती है, आप हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहना और मुझे इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके। अब अभिमन्यु सनम को अपने सीने से लगा देता है और कहता है, आप चलो वरना देर हो जाएगा, तुम्हारा देवर मुझे परेशान कर देगा। कॉल करके फिर दोनों वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर अपने केबिन में जाते हैं। तभी नमन और कीर्ति जाकर कहते हैं, सारे रिपोर्टर्स आ चुके हैं सर। ओ केवल दोनों वहां से निकाल कर कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल रिपोर्टर से भरा हुआ था। वह दोनों जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं और अभिमन्यु कहता है, आज की किस वजह से आपको यहाँ बुलाया गया है मैं आपको बता देता हूँ। आज यहाँ मैं अपनी शादी को रिवील करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी शादी को 1 साल होने वाला है और अब मैं अपनी बीवी को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। कौन है मेरी बीवी? एक रिपोर्टर। सर आपकी शादी को 1 साल होने वाला है और आज आप अपनी शादी को रिवील करने वाले हैं, तो अपने पिछले 1 साल से क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरी वाइफ चाहती थी कि वह फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ चाहिए, इसलिए। दूसरा रिपोर्टर, सर कौन है आपकी वाइफ, क्या हम जान सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरी वाइफ का नाम है मैसेज सनम अभिमन्यु आहूजा। तीसरा रिपोर्टर, सर आपकी वाइफ किस फैमिली से रिलेटेड है? मेरी वाइफ मल्होत्रा फैमिली की बड़ी बेटी है, मिस्टर अरुण मल्होत्रा और मिस्टर ओम मल्होत्रा उसके फैमिली मेंबर्स
है अरुण मल्होत्रा मेरी वाइफ सनम के दादा है और वह मल्होत्रा मेरी वाइफ का ब्रदर। सब लोग शॉक एक्सप्रेशन के साथ अभिमन्यु को देखने लगते हैं। हाँ मैं नहीं, और लोगों को ये सीक्रेट कभी देवी नहीं करने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वाइफ दूसरों और मेरी दुश्मनों की नज़र में है, क्योंकि हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ थे। 5 बार रिपोर्ट है, लेकिन सर कभी मिस्टर मल्होत्रा ने मैं को मीडिया के सामने नहीं लाया था, क्योंकि सनम ऐसा नहीं चाहती थी। सर तो आप में से हमें कब मिल रहे हैं? अभी मिलता हूँ, वेलकम कीजिए मेरी वाइफ। मैसेज सनम अभिमन्यु आहूजा का। तभी डोर से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आती है, रेड कलर की साड़ी में। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी तो उसे देखकर वहां बेटा हर इंसान उसकी खूबसूरती में खो चुका था। और दूसरे आदमी को सनम को इस तरीके से देखते हुए अभिमन्यु को गुस्सा आने लगता है। तभी सनम अभिमन्यु के पास पहुंच जाती है और उसका हाथ पकड़ के हल्का सा दबा देता है। शांत करे, क्या नजर लगाकर छोड़ेंगे आप मेरी वाइफ को? सब लोग छुप जाते हैं। रिपोर्टर बहुत से सवाल सनम से करते हैं, सनम भी उनके बहुत अच्छे तरीके से जवाब देती है। 2 घंटे बाद कॉन्फ्रेंस खत्म होती है और सब लोग वहां से निकलकर अपने मीडिया हाउस के लिए चले जाते हैं। भाई अभिमन्यु सनम को लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है और उसे कस के अपने गले लगा लेता है और कहता है, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे बीवी, प्लीज कभी मुझसे दूर मत जाना वरना मैं खुद को मार दूंगा। सनम अभिमन्यु के चेहरे को पकड़कर कहती है, सनम का पूरा वजूद ही अभिमन्यु है, कहीं नहीं जाएगी आप। अगर कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो एक दूसरे से बात करके उसे शॉर्ट आउट करेंगे, एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। सनम को गले लगा लेता है और उसके नाम से कुछ चुनकर उसके होठों को चूमने लगता है। तभी बाहर से नमन और कीर्ति एक साथ अंदर आते हैं और अंदर करना जरा देखकर दोनों वही शौक होकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। गेट बंद करके बाहर चले जाते हैं। अब वह दोनों एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि वह दोनों अभिमन्यु सनम को किस करते हुए देख कर आए थे। अभिमन्यु को अपने ऑफिस में किसी की प्रेजेंस फुल हो गई थी और यह भी जानता था ये लोग कौन है, इसीलिए उसने फिर भी सनम को नहीं छोड़ा था। वह दोनों उल्टे पैर वहां से भाग गए थे। अब नमन को डर लग रहा था कि अभिमन्यु उसके साथ क्या करेगा। वही अभिमन्यु और सनम की कॉन्फ्रेंस देखकर समर्थ का गुस्से में हाल पूरा हो गया था। वह खुद को चोट पहुंचने पर लगा हुआ था। नहीं, जब पूरी सिंघानिया फैमिली सनम और अभिमन्यु का कॉन्फ्रेंस देखी है तो वह लोग सुरभि से इस बारे में पूछते हैं तो सुरभि रहती है, हाँ सनम मेरी बड़ी बहन है और अभिमन्यु मेरे जीजू हैं। सब लोग हाँ कह देते हैं। वही मल्होत्रा, हमारी एक गलती की वजह से सनम की जिंदगी बर्बाद हो जाए, इसलिए हम उसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। सब हाँ कहते हैं। वही सनम जब अपने मैंशन पहुंचती है तो देखी है कि अभिमन्यु पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। सनम अभिमन्यु की गोद में बैठ जाती है और अपना शहर उसके सीने में छुपा लेती है और कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ अभी। सनम के मुंह से पहली बार हबी सुनकर अभिमन्यु बहुत खुश हो जाता है। वही दूसरी तरफ हमारा समर्थ की हरकतें देख देख कर परेशान हो चुकी थी। अब उसे लग रहा था कि बस समर्थ को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाए। क्या इतना आसान था? समर्थ को सनम से दूर ले में भी यह कॉन्फ्रेंस देखी थी और उन्हें बहुत अच्छा लगा था कि उनकी बेटी और दामाद ने उन्हें बेइज्जत नहीं किया दुनिया के सामने, वरना जब दुनिया को ये पता चला कि वह खुद अपनी बेटी को किसी से नहीं मिलवाते थे तो क्या इज्जत रह जाती उनकी नियति। ओम की तरफ देखकर कहती है कि वही बहन है जिससे हर वक्त अपने सुरभि के लिए नीचा दिखाया था। देख लीजिए आज वही बहन आपकी इज्जत के लिए क्या क्या कर रही है, एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। सनम को गले लगा लेता है और उसके नाम से कुछ चुनकर उसके होठों को चूमने लगता है। तभी बाहर से नमन और कीर्ति एक साथ अंदर आते हैं और अंदर करना जरा देखकर दोनों वही शौक होकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। गेट बंद करके बाहर चले जाते हैं। अब वह दोनों एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि वह दोनों अभिमन्यु सनम को किस करते हुए देखकर आए थे। अभिमन्यु को अपने ऑफिस में किसी की प्रेजेंस फुल हो गई थी और यह भी जानता था ये लोग कौन है, इसीलिए उसने फिर भी सनम को नहीं छोड़ा था। वह दोनों उल्टे पैर वहां से भाग गए थे। अब नमन को डर लग रहा था कि अभिमन्यु उसके साथ क्या करेगा। वही अभिमन्यु और सनम की कॉन्फ्रेंस देखकर समर्थ का गुस्से में हाल पूरा हो गया था। वह खुद को चोट पहुंचने पर लगा हुआ था। नहीं, जब पूरी सिंघानिया फैमिली सनम और अभिमन्यु का कॉन्फ्रेंस देखी है तो वह लोग सुरभि से इस बारे में पूछते हैं तो सुरभि रहती है, हाँ सनम मेरी बड़ी बहन है और अभिमन्यु मेरे जीजू हैं। सब लोग हाँ कह देते हैं। वही मल्होत्रा, हमारी एक गलती की वजह से सनम की जिंदगी बर्बाद हो जाए, इसलिए हम उसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। सब हाँ कहते हैं। वही सनम जब अपने मैंशन पहुंचती है तो देखी है कि अभिमन्यु पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। सनम अभिमन्यु की गोद में बैठ जाती है और अपना शहर उसके सीने में छुपा लेती है और कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ अभी। सनम के मुंह से पहली बार हबी सुनकर अभिमन्यु बहुत खुश हो जाता है। वही दूसरी तरफ हमारा समर्थ की हरकतें देख देख कर परेशान हो चुकी थी। अब उसे लग रहा था कि बस समर्थ को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाए। क्या इतना आसान था? समर्थ को सनम से दूर ले में भी यह कॉन्फ्रेंस देखी थी और उन्हें बहुत अच्छा लगा था कि उनकी बेटी और दामाद ने उन्हें बेइज्जत नहीं किया दुनिया के सामने, वरना जब दुनिया को ये पता चला कि वह खुद
अपनी बेटी को किसी से नहीं मिलवाते थे तो क्या इज्जत रह जाती उनकी नियति। ओम की तरफ देखकर कहती है कि वही बहन है जिससे हर वक्त अपने सुरभि के लिए नीचा दिखाया था। देख लीजिए आज वही बहन आपकी इज्जत के लिए क्या क्या कर रही है। नियति की यह बातें सुनकर ओम, अरुण जी और मैसेज मल्होत्रा शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो किया वह माफी के काबिल नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी से माफी मांगना चाहते थे इस उम्मीद में कि शायद वह इन्हें माफ कर दे, लेकिन सनम के लिए इतना आसान नहीं था। वहीं दूसरी तरफ समर्थ के दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा था जो सनम और अभिमन्यु के ऊपर बहुत बड़ा खतरा था। समर्थ किसी को कॉल करता है और उसे कुछ बोलता है, सामने वाला उससे बोलता है कि काम हो जाएगा। समर्थ नीचे आता है और आराम से ब्रेकफास्ट करने लगता है और अमायरा से कहता है, अमायरा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ, कब तक आऊंगा का नहीं सकता, तो तुम लोग अपना ख्याल रखना। और काकर वहां से निकल जाता है। सुबह जब सनम सोकर उठती है तो अभिमन्यु के करीब जाकर उसके होठों पर लाइट किस करके वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम से बाहर आती है और तैयार होने लगती है। आज अभिमन्यु की नींद नहीं खुली थी। फिर वह एक चिट पर कुछ लिखती है और अभिमन्यु के माथे को चुनकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठी है ऑफिस की तरफ चली जाती है। जब ऑफिस जा रही थी तभी रास्ते में उसे घायल आदमी रोड पर पड़ा हुआ दिखता है तो गाड़ी से निकाल कर शादी के पास जाती है। जब ऑफिस जा रही थी तभी रास्ते में उसे घायल आदमी रोड पर पड़ा हुआ दिखता है तो गाड़ी से निकाल कर शादी के पास जाती है। और जब ऑफिस जा रही थी तभी रास्ते में उसे घायल आदमी रोड पर पड़ा हुआ दिखता है तो गाड़ी से निकाल कर उसे आदमी के पास जाती है और उसे पलट कर देखती है। तभी वह आदमी शाम के चेहरे पर कुछ स्प्रे कर देता है और सनम वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहां समर्थ आता है और उसे गोटी उठाकर अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। गाड़ी में सनम बेहोश समर्थ के गोद में लेटी हुई थी। समर्थ सनम के चेहरे पर उंगली घूमते हुए कहता है, आज के बाद तुम सिर्फ मेरी होगी और हमारे बीच कोई अभिमन्यु नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। कितनी दूर के अभिमन्यु को तुम्हारी परछाई भी कभी देखने नहीं दूंगा। वहीं अचानक से अभिमन्यु की नींद खुल जाती है और वह सनम को पूरे घर में ढूंढने लगता है, लेकिन सनम उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वह अपने कमरे में आता है तो उसे चिट मिलती है जिसमें लिखा था, हबी मैं ऑफिस जा रही हूँ, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए आपको जगाया नहीं, और जब आप जाग जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है आपकी। सनम अभिमन्यु स्टेट को पढ़ने के बाद वही रोल में रख देता है और थोड़ा वॉशरूम में चला जाता है। बाथरूम से आने के बाद तैयार होता है और सनम को कॉल करता है, लेकिन सनम का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। तभी अभिमन्यु के फोन पर कीर्ति का कॉल आने लगता है। अभिमन्यु कीर्ति का कॉल उठाकर बोलता है, बोलो कीर्ति सर, मैं अभी तक ऑफिस नहीं आई है और आज हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है, अगर मैं नहीं आई तो ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला जाएगा। अभिमन्यु, लेकिन वह तो सुबह 6 बजे घर से निकल गई और अभी तक पहुंची क्यों नहीं? करती सर मैं पता करती हूँ, शायद मैं कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई हूँ। अभिमन्यु, करती पता करके मेरी बात एक पास सनम से कर देना क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कीर्ति हाँ बोल देती है। करती जब कॉन्फ्रेंस हॉल में जाती है तो उसे कहीं भी सनम नहीं दिखती। वह सनम के बॉडीगार्ड्स को कॉल करती है लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा था। तभी उसे थोड़ी घबराहट होने लगती है और वह अभिमन्यु को कॉल करती है, ऑन कॉल बोलो कीर्ति मिली सनम से, सनम मैं का कुछ पता नहीं चल रहा है और उनके साथ जो उनके सीक्रेट बॉडीगार्ड थे वह भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं सर, उनकी लास्ट लोकेशन जंगल के पास दिखा रहा है, उसके बाद उनकी कोई लोकेशन नहीं मिल रही है। कीर्ति की बात सुनकर अभिमन्यु कहता है, ठीक है मैं पता करता हूँ वह कहाँ गई। वहां से नमन से कहता है, पता करो सनम कहाँ है। नमन पूरी कोशिश करता है लेकिन उसे सनम का कोई पता नहीं चलता। तभी अभिमन्यु के पास किसी का कॉल आता है, वह कॉल रिसीव करता है तो एक बॉडीगार्ड करता है, सर मैं की कर जंगल के रास्ते पर मिली है, वही उनके सारे बॉडीगार्ड्स की बॉडी भी पड़ी हुई है और सर वहां पर कुछ ऐसा मिला है, आप आकर देख लीजिए। बॉडीगार्ड की बात सुनकर अभिमन्यु तेज स्पीड में गाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। जब वह पहुंचता है तो देखा है सनम के सारी बॉडीगार्ड हमारे पड़े थे। अभिमन्यु देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, मेरी सनम कहाँ है? फिर वह गाड़ी को चेक करता है तो वही सनम का फोन पास और उसका मंगलसूत्र इस गाड़ी में पड़ा हुआ था। वहां एक पेपर भी पड़ा था। अभिमन्यु को पेपर उठाकर पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह पेपर पढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी मुट्ठी कश्ती जा रही थी और गुस्से के मारे उसके माथे और हाथों की नसें फूलना लगी थी। नमन जब अभिमन्यु कहते गुस्से में देखा है तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जब से सनम और अभिमन्यु की शादी हुई थी तब से अभिमन्यु गुस्सा ना के बराबर करता था, लेकिन आज अभिमन्यु को इतने गुस्से में देखकर नमन की हालत खराब होने लगती है। अभिमन्यु नमन से कहता है, पता करो पिछले कुछ टाइम से सनम किसके टच में थी, किसी से मिलती थी, कौन कौन उससे मिलने आता था। तभी वहां कीर्ति की गाड़ी आकर रुकती है। कीर्ति जाकर सब कुछ चेक करती है और अभिमन्यु से कहती है, सर कुछ पता चला? मैं का नहीं करती, कुछ ऐसा है जो तुम्हें पता है और मुझे नहीं। पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ हुआ था कि इतनी बहुत सोचने के बाद रहती है। जी सर, पिछले एक हफ्ते से कोई मैं को डेली रोज इसके
बुके भेजता था और उसमें नोटिस भेजता था। मैं हमेशा वह नोट्स पढ़कर उसे बुके को डस्टबिन में फेंक दिया करती थी और वह बहुत सारे गिफ्ट भी भेजा करता था, लेकिन वह कौन था आज तक पता नहीं कर चल पाया। मैं बहुत कोशिश की उसे ट्रेस करने की, लेकिन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये जो कोई भी था उसी का काम है, लेकिन वह भूल गया है उसने अभिमन्यु आहूजा की बीवी पर हाथ डाला है और इतनी आसान म्यूट से मिलेगी नहीं। और कुछ और, हाँ, सनम की कॉल डिटेल निकालो। जब से सनम मनाली आई थी तब से वह किस किस के टच में थी, किस बात करती थी, कहाँ जाती थी, सब कुछ कर। मैं जब से मनाली आई थी वह सिर्फ अपने कुछ कॉलेज फ्रेंड से ही मिलने जाती थी जो मुंबई में भी उनके साथ पढ़ते थे। नाम समर्थ, हमारा अभय, रोनित, ओके। इनका एड्रेस कीर्ति अभिमन्यु को उनका एड्रेस दे देती है। अब मैं नमन की थी, वहां से उसे एड्रेस पर निकल जाते हैं। अब मनी जब वह पहुंचता है तो वह बहुत गुस्से में था। वह जाकर सीधा अब का गला पकड़ लेता और कहता है, सनम कहाँ है, जल्दी बोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारा अभिमन्यु का हाथ अभय की गर्दन से हटती और कहती है, बात क्या है वह तो बताया, आप पहले मुझे ये बताओ समर्थ कहाँ है। हमें नहीं पता भाई कहाँ है, वह सुबह सुबह जल्दी घर से निकल गए और बोल रहे थे वह शहर के बाहर जा रहे हैं, कब तक आएंगे कुछ पता नहीं है। और जब से उनका फोन भी लगातार और बता रहा है अभिमन्यु हमारा से कहता है, क्या समर्थ सनम से प्यार करता था या ऐसा कुछ जो तुम लोग जानते हो, लेकिन हुआ क्या है पहले आप ये तो बताए। समर्थ ने सनम को किडनैप किया है, अब उसे लेकर कहाँ गया है कुछ पता नहीं चल रहा है। उसने शाम के सारी बॉडीगार्ड्स को मार दिया है। ये सुनकर हमारा शौक हो जाती है और कहती है, इसका मतलब उसके दिमाग में ये सब चल रहा था, इसीलिए वह हम में से किसी को अपने साथ लेकर नहीं गया। हमारा अभिमन्यु को सब सच सच बता देती है कि समर्थ सनम से पहले दिन से प्यार करता था जब उसने सनम को कॉलेज में देखा था, लेकिन सनम उसे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मानती थी। फिर एक दिन सनम हमें बेहोशी की हालत में रोड पर मिली और हम उसे लेकर मान लिया गए मनाली में। वह थोड़े टाइम हमारे साथ रही, उसके बाद फिर उसने अपना अपार्टमेंट ले लिया, वह वहां शिफ्ट हो गई और समर्थ में सनम को प्रपोज किया था तो सनम ने समर्थ का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और उसे यह बताया कि उसकी शादी आपसे हो चुकी है और वह आपसे बहुत प्यार करती है। उसके बाद समर्थ बहुत पागल सा हो गया था। हमने उसे एक मेंटल डॉक्टर को भी दिखाया था, लेकिन वह ये सब कुछ कर देगा कि हमें नहीं पता था। सच में अगर हमें ऐसा कुछ पता होता तो हम आपको पहले ही बता देते। अभिमन्यु अपने बालों में हाथ फेर कर कहता है, बहुत गलत किया समर्थन, तुमने बहुत गलत, इसके लिए मैं तुम्हें मौत से भी बुरी मौत दूंगा क्योंकि तुमने मेरी बीवी पर हाथ डाला है। मेरी मोहब्बत पर प्यार करना हर किसी का अपना पर्सनल मैटर होता है, लेकिन हमें एक लड़की की ना को ना में ही समझना चाहिए, उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए और तुमने वह करने की कोशिश की है। अब तुम अभिमन्यु आहूजा कौन है, क्योंकि आज तक मैंने अपने रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई, लेकिन अब वक्त आ गया है जब मैं तुम्हें अपने असली चेहरे से वाकिफ कराऊं। तुम्हारे अंदर जो पागलपन है ना, वह मेरे पागलपन के आगे कुछ भी नहीं है। और वहां से बाहर की तरफ निकल जाता है। नमन उन चारों के पास आता है और कहता है, आपके भाई ने बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है अमायरा जी, क्योंकि अभिमन्यु आहूजा कोई आम इंसान नहीं, एक माफिया किंग है जिसे लोग ये नाम से जानते हैं। वह कितना क्रूएल है यह आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आज आपके भाई ने उसके दिल पर हाथ डाला है। अभिमन्यु आहूजा अपनी तरफ आंख उठाने वालों को बर्दाश्त नहीं करता, तो कोई उसकी बीवी को किडनैप करके ले गया, ये कैसे बर्दाश्त करेगा। और वहां से चला जाता है। अमायरा रोने लगती है और अभय के गले लगा कर कहती है, अब प्लीज भाई को ले आओ, मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती। हम पहले ही अपना पूरा परिवार खो चुके हैं, लेकिन मैं अपने भाई को नहीं खो सकती। अभय अमायरा को चुप करा कर कहता है, उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। अगर हम सनम अनमेरिड होती तो हम उसका साथ देते उससे शादी करने में, लेकिन उसने एक शादीशुदा औरत पर हाथ डाला है और ये तो हमारे संस्कारों में नहीं है और उसने अपनी मर्यादा पर की है, तो उसे सजा तो मिलनी चाहिए। और मैं इसमें अभिमन्यु के साथ हूँ। रोनित भी अभय के साथ था। हमारा भगवान से दुआ कर रही थी कि सनम सही सलामत अभिमन्यु के पास लौट आए, वरना अभिमन्यु समर्थ के साथ क्या करेगा ये तो खुद अभिमन्यु भी नहीं जानता था। अभिमन्यु इस वक्त बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर सनम अपने पास चाहिए थी। उसके दिल में एक बेचैनी, एक डर था, कहीं सनम को ढूंढने में देर ना हो जाए। अगर अभिमन्यु को सनम को ढूंढने में वक्त लगा तो वह हमेशा हमेशा के लिए उसे दूर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक घने जंगल में एक बहुत ही आलीशान घर बना हुआ था, जो व्हाइट कलर में बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसी घर के एक कमरे में एक लड़की बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी और उसी के पास एक लड़का बैठा उसके बालों के साथ खेल रहा था और कहता है, कब तक सोती रहोगी जान, अब तो उठ जाओ ना, अगर तुम नहीं उठोगे तो मेरी शादी कैसी होगी, प्लीज उठ जाओ, अब मुझे वेट नहीं हो रहा, मुझे जल्द से जल्द तुमसे शादी करके तुम्हें अपना बनाना है, जिससे वह अभिमन्यु कभी तुम्हारी तरफ नजर उठा कर ना देख सके। जी हाँ, ये कोई और नहीं समर्थ था जो बेहोश सनम से यह सारी बातें कह रहा था। वही बाहर से कोई गेट नो करता है तो समझ जाकर उससे कहता है, क्या हुआ सर, शादी
कि शादी तैयारी हो गई क्या? मैं तैयार हो गई नहीं, जब तक वह अपनी नींद से नहीं जाती तब तक ये शादी नहीं होगी और तुम लोग बाहर इंतजार करो। और हाँ, इस घर के आसपास भी कोई आने नहीं पाए। वह हाँ बोलकर वहां से चला जाता है। समर्थ एक नज़र सनम को देखकर कमरे से बाहर चला जाता है और गेट को लॉक कर देता है। समर्थ के बाहर जाते ही सनम अपनी आंखें खोल लेती है और बेड पर उठकर बैठ जाती है और कहती है, ये तुमने ठीक नहीं किया समर्थ, तुमने मुझे प्रपोज किया और मैं इनकार, तो तुम्हें मेरी इनकार को हमें बदलने का कोई अधिकार नहीं है। जब एक लड़की किसी से प्यार करती है तो टूटकर करती है और जब किसी से नफरत करती है तो वह भी पूरी शिद्दत से करती है। तुमने मेरी दोस्ती का मजाक उड़ाया है, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। क्योंकि सनम सिर्फ एक मौका सबको देता है, दूसरा मौका वह किसी को नहीं देती और वहां से भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन उसे कमरे में नहीं कोई खिड़की थी और नहीं कोई और दरवाजा, उसे कमरे का सिर्फ एक दरवाजा था जिसे समर्थ भी अभी बंद करके गया था। सनम पूरा दिमाग लगाने की कोशिश कर रही थी कि वह यहाँ से कैसे बाहर निकले, लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वही समर्थ अपने बेस्ट फ्रेंड करण को बुलाता है। करण वहां आकर कहता है, शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और समर्थ कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ, मुझे भी मेरा प्यार मिल गया, अब तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाएगा, उसके बाद हम दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगे। वह दोनों आपस में बैठे बात कर रहे थे। अभी तक करण को यह नहीं पता था कि समझ जिस लड़की से प्यार करता है वह कोई और नहीं बल्कि सुरभि की बहन सनम थी, जो कि यह बात अभी करण को नहीं पता थी। वह लोग आपस में बैठे बातें कर रहे थे, तभी करण समर्थ से कहता है, यार भाभी से तो मिला कहाँ है? वह समर्थ करण को लेकर सनम के कमरे की तरफ जाता है और जब वह गेट खोल के अंदर देखा है तो अंदर देखकर करण एकदम शॉक हो जाता है। समर्थ के बाहर जाते ही सनम अपनी आंखें खोल लेती है और बेड पर उठकर बैठ जाती है और कहती है, ये तुमने ठीक नहीं किया समर्थ, तुमने मुझे प्रपोज किया और मैं इनकार, तो तुम्हें मेरी इनकार को हमें बदलने का कोई अधिकार नहीं है। जब एक लड़की किसी से प्यार करती है तो टूटकर करती है और जब किसी से नफरत करती है तो वह भी पूरी शिद्दत से करती है। तुमने मेरी दोस्ती का मजाक उड़ाया है, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। क्योंकि सनम सिर्फ एक मौका सबको देता है, दूसरा मौका वह किसी को नहीं देती और वहां से भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन उसे कमरे में नहीं कोई खिड़की थी और नहीं कोई और दरवाजा, उसे कमरे का सिर्फ एक दरवाजा था जिसे समर्थ भी अभी बंद करके गया था। सनम पूरा दिमाग लगाने की कोशिश कर रही थी कि वह यहाँ से कैसे बाहर निकले, लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वही समर्थ अपने बेस्ट फ्रेंड कारण को बुलाता है। कारण वहां आकर कहता है, शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और समर्थ कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ, मुझे भी मेरा प्यार मिल गया, अब तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाएगा, उसके बाद हम दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगे। वह दोनों आपस में बैठे बात कर रहे थे। अभी तक कारण को यह नहीं पता था कि समझ जिस लड़की से प्यार करता है वह कोई और नहीं बल्कि सुरभि की बहन सनम थी, जो कि यह बात अभी करण को नहीं पता थी। वह लोग आपस में बैठे बातें कर रहे थे, तभी करण समर्थ से कहता है, यार भाभी से तो मिला कहाँ है? वह समर्थ करण को लेकर सनम के कमरे की तरफ जाता है और जब वह गेट खोल के अंदर देखा है तो अंदर देखकर करण एकदम शॉक हो जाता है। करण का ऐसा रिएक्शन देखकर समर्थ उसकी तरफ देखा है तो करण उसने खत और बोलता है, बहुत खूबसूरत है यार। समर्थ कहता है, मेरी मोहब्बत थी तो खूबसूरत तो होनी ही थी। समर्थ की बात सुनकर करण को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता क्योंकि वह जानता था अभी उसका एक गलत कदम उसे भी मौत के घाट उतार सकता था। क्योंकि वह समर्थ के पागलपन से बहुत अच्छे से वाकिफ था। फिर वह कहता है, लेकिन ये तो अभी भी बेहोश है, नहीं आया? समझ कहता है, हाँ थोड़ी देर और वेट करते हैं, अगर होश नहीं आता तो मैं ऐसे ही ले जाकर शादी कर लूंगा। वैसे भी वीडियो और फोटोज तुम खींचेंगे ना, उसे ही पता चल जाएगा कि मेरी से शादी हो रही है। समर्थ की यह बात सुनकर करण का दिमाग चकरा जाता है। वह अपने मन में कहता है, अगर मैं आज सनम को नहीं बचाया तो सुरभि मुझे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। करण समर्थ से कहता है, तुमने सारा इंतजाम कर लिया, मतलब जयमाला वगैरह और भाभी के लिए लहंगा? समर्थ कहता है, यार मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे लहंगा भी लाना है, अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता, अगर मैं यहाँ से गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। करण, क्या तू मेरे लिए एक लहंगा ला सकता है? और हाँ, लहंगा बहुत खूबसूरत होना चाहिए क्योंकि मेरी दुल्हन भी तो बहुत खूबसूरत है। करण समर्थ की बात सुनकर कहता है, हाँ ठीक है, मैं लेटा हूँ और तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा, हो सकता है तब तक भाभी को होश भी आ जाए। करण की बात सुनकर समर्थ बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी दोनों बाहर आ जाते हैं। करण वहां से बाहर आकर मैं रोड पर गाड़ी खड़ी करता है और कहता है, क्या मुझे अभिमन्यु को बताना चाहिए? बात ही देता हूँ, थोड़ा एहसान हो जाएगा मेरा उनके ऊपर और शायद सुरभि भी मुझे अपना ले। करण अभिमन्यु को कॉल करता है। पहले तो अभी मैं कॉल नहीं उठता, जब करण बार बार कॉल करता है तब मैं इरिटेट होकर कॉल उठा लेता है और कहता है, जब मैं फोन नहीं उठा रहा तो इसका मतलब यह है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। कारण अभिमन्यु से कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे आज भी नाराज हो, लेकिन
मैं ये भी जानता हूँ कि हो तो तुम मेरे भाई ना, और भले ही हम लोग कजन सही लेकिन भाई हैं, और इसीलिए आज मैंने तुम्हें जो खबर देने के लिए कॉल किया है उसे सुन लो, उसके बाद तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो। अभिमन्यु बोलो, जो बोलना है जल्दी। मैं जानता हूँ सनम इस वक्त कहाँ है, क्योंकि मैं अभी उसे देख कर आया हूँ। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसे ड्रग्स का इंजेक्शन दिया गया है जिसकी वजह से वह अभी तक होश में नहीं आया है। अगर अपनी बीवी को बचा सकते हो तो बचा लो। लोकेशन और एड्रेस सेंड कर दिया है मैं, और एक बात और, इन सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। और अपना कॉल काट देता है। करण की बात सुनकर अभिमन्यु को थोड़ी राहत मिलती है और वह वहां से लोकेशन की तरफ निकल जाता है। उसके साथ उसके बहुत सारे गार्ड थे, क्योंकि मैं इतना तो जान गया था समर्थ ये काम अकेला नहीं कर सकता, उसके पास बहुत सारे आदमी होंगे। 1 घंटे बाद कारण लहंगा लेकर समर्थ के पास पहुंचता है और समर्थ को कहता है, लोग तुम्हारी दुल्हन का लहंगा, अब जल्दी से अपनी दुल्हन को तैयार करो और फेरे लो। समझ खुशी खुशी वह लहंगा लेकर सनम के पास चला जाता है। सनम अब होश में आ चुकी थी और वह समझ से कहती है, तुम कुछ भी कर लो समर्थ, लेकिन मैं यह शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं अपने पति को छोड़कर तुम जैसे गिरे हुए इंसान से शादी तो कभी नहीं करूंगी। सनम की बात सुनकर समर्थ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करके लहंगा बैठ कर रखे कहता है, 10 मिनट है तुम्हारे पास तैयार होकर बाहर आने के लिए। अगर तुम 10 मिनट बाद तैयार होकर बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारे अभिमन्यु को ही मार डालूंगा। उसके बाद तो तुम करोगी ना मुझसे शादी, और अगर फिर भी नहीं करोगी तो तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा, क्योंकि तुम जानती हो मैं ये कर सकता हूँ। और वहां से बाहर निकल जाता है। सनम सच में पड़ जाती है। सिर्फ लहंगा को उठाकर देखी है तो उसमें एक लेटर नीचे गिरता है। सनम इस लेटर को उठाकर पढ़ने लगती है, मैं जानता हूँ सनम के मैं सुरभि के साथ जो किया उसके बाद तुम कभी भी मेरी बात का विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मैं तुम्हें बचना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अभिमन्यु को तुम्हारा एड्रेस और लोकेशन दोनों भेज दी है। और हाँ, इस लेटर को पढ़ने के बाद इसको खत्म कर देना, क्योंकि तुम समर्थ को नहीं जानती। मैं जानता हूँ समर्थ एक पल और सन की आदमी है। अगर उसे पता चल गया ना कि इन सब में मैं तुम्हारा साथ दिया है तो वह तुम्हारे साथ साथ मुझे भी खत्म कर देगा, और मैं अपनी बीवी को शादी के 2 दिन बाद ही विधवा नहीं करना चाहता। और हाँ, तुम्हारा अभिमन्यु आ रहा है तुम्हारे पास, तो तब तक के लिए समर्थ को लटका लो, जिससे अभिमन्यु को तुम तक पहुंचाने का मौका मिल जाए। सनम वह लेटर पढ़कर कहती है, अगर तुम मेरी सच में मदद करना चाहते हो तो ठीक है, वरना यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हारा वह हल करूंगी कि तुम जीते जी मर जाओगे। अपनी बहन को तुमसे बहुत दूर कर दूंगी। फिर वह लहंगा लेकर तैयार हो जाती है। जब 20 मिनट बाद समर्थ कमरे में आता है तो देखा है सनम पूरी तरीके से तैयार बैठी हुई थी। समर्थ सनम को ऊपर से नीचे तक देखा और कहता है, बहुत सुंदर लग रही हो तुम, बिल्कुल मेरी दुल्हन की तरह। सनम समर के पास आती है और कहती है, मुझे एहसास हो गया है समर्थ की तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अगर अभिमन्यु मुझसे प्यार करता तो अब तक वह मुझे बचाने आ चुका होता, लेकिन वह तो आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। लेकिन हाँ, मुझे एहसास हो गया है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, मैं तो तैयार हो गई, तुम तो हुए ही नहीं। ऐसे इन कपड़ों में शादी करोगी मुझसे? और हाँ, इस शादी में तुम्हारी बहन भी तो नहीं है ना तुम्हारे दोस्त, ऐसी कोई शादी होती है क्या? समर्थ सनम की तरफ देखकर कहता, ठीक है, मैं 10 मिनट में तैयार होकर आता हूँ और मैं उनको भी खबर कर देता हूँ, वह लोग भी हाँ जाएंगे। और हाँ, तुम अपना फैसला मत बदलना, ठीक है? और उसको माथे को चुनकर कमरे से बाहर निकल जाता है। पहले तो सनम मुस्कुरा रही थी, लेकिन समर्थ के जाने के बाद उसे खुद से ही बनने लगती है। वह वहां पड़ा सैनिटाइजर उठाकर अपने माथे को बार बार साफ करने लगती है और कहती है, ये सिर्फ उसे टाइम तक है जब तक मेरा अभिमन्यु मेरे पास नहीं आ जाता। उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि धोखा देना किसे कहते हैं। और वहीं बैठकर अभिमन्यु का इंतजार करने लगती है। वहीं जंगल के बाहर बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकती हैं और गार्ड बहुत सावधानी पूर्वक जंगल के अंदर जाने लगते हैं। चारों तरफ बहुत सारे आदमी लगे हुए थे, जिन्हें अभिमन्यु के गार्ड्स मारते हुए जा रहे थे। धीरे धीरे जितना वह लोग उसे महल के करीब जा रहे थे, उतना ही वहां की सिक्योरिटी देखकर उनका दिमाग चकरा रहा था। तभी उनमें से एक आदमी अभिमन्यु को फोन करके सब कुछ बता देता है। अभिमन्यु कहता है, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। फिर वह वहां से ओम को कॉल करता है और कहता है, कहाँ हो तुम? कौन? कहता है, होटल में। बताओ, तुम्हारी बहन का किडनैप हो गया है और तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी बहन किस हालत में है। सनम के किडनैप की बात सुनकर ओम बहुत घबरा जाता है और कहता है, क्या हुआ? मेरी बहन को कुछ नहीं, उसके दोस्त नहीं उसे किडनैप किया है, क्योंकि प्यार करता है उसे। अब वह मुझसे इसलिए जरूरत है तुम्हारी एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करके आ जाओ जल्दी। इतनी देर मत कर देना कि तुम्हारी बहन उसे पागल आदमी की बीवी बन जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं सबसे पहले तुम्हें जान से मार डालूंगा। अभिमन्यु की धमकी सुनकर ओम एकदम से डर जाता है और कहता है, 10 मिनट दो मुझे, मैं आता हूँ। 10 मिनट बाद एक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते हुए जंगल के बाहर आकर लैंड करता
है उसी में से ओम बाहर निकलता है और ओम के साथ अरुण जी भी। उमर अरुण जी को साथ देखकर अभिमन्यु नाम है गणलता और कहता है मतलब तुम लोग माफी मांगने का एक मौका नहीं छोड़ना चाहते हो ना यार, वह खतरे में है और तुम पूरी बारात लेकर आए हो अपने साथ। ओम कहता है पापा को सब सच पता चल गया था और पापा मन नहीं रहे थे मुझे अकेला भेजने के लिए क्योंकि उन्हें भी अपनी बेटी की चिंता है। अभियान ठीक है, अब जल्दी चलो। सब लोग वहां से निकल जाते हैं सनम के पास। तभी 10 मिनट बाद समर्थ तैयार होकर सनम के पास जाता और कहता है चलो शादी का मुहूर्त हो गया। सनम भी बेईमान से उसके साथ मंडप में आ जाती है। तभी पंडित जी उन दोनों को बैठने के लिए बोलते हैं तो वह दोनों बैठ जाते हैं। फिर पंडित जी वरमाला देते हैं और कहते हैं दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनो। समर्थ सनम को जयमाला पहना देता है और सनम कहां पर हाथों से समर्थ को माला पहना देती है। पंडित जी दोनों को बिठाकर पूजा करने लगते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे सनम की दिल की धड़कन बढ़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा हमेशा के लिए अपने अभिमन्यु से दूर जा रही है। तभी बाहर से एक गार्ड भागते हुए आता है और कहता है सर बाहर कुछ लोगों ने हम पर हमला किया है और ऐसा लग रहा है वह एक नहीं बहुत लोग हैं, उन्होंने हमारे सारे आदमियों को मार दिया है। अपने आदमी की बात सुनकर समर्थ बौखला जाता है और कहता है आने दो उसे भी तो पता चले कि अब उसकी सनम मुझसे प्यार करती है, आने दो उसे। तभी वह बहुत सारे आदमी आकर समर्थ के आदमियों को कर खड़े हो जाते हैं। तभी वहां बहुत ड्रॉप से चलते हुए ओम अरुण जी और अभिमन्यु आते हैं। अभिमन्यु को देखकर सनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी समर्थ अभिमन्यु से कहता है देर कर दी तुमने आने में, क्योंकि अब सनम तुमसे नहीं मुझसे प्यार करती है और वह अपनी मर्जी से यह शादी करने के लिए तैयार हुई है। तभी अभिमन्यु सनम की तरफ देखा है तू। सनम अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है तुमने आने में सच में देर कर दी। अभी सनम समर्थ को धक्का देकर अभिमन्यु की तरफ भागने लगती है। जब समर्थ को समझ आता है कि अभी अभी क्या हुआ तो वह एकदम से अपने आदमी से बंदूक छीनकर सनम पर गोली चल देता है। सनम की गोली उसके पीठ के बीचों बीच लगती है जाकर। तभी एकदम से अभिमन्यु ओम और अरुण जी चिल्लाते हैं, लेकिन तब तक सनम नीचे गिर चुकी थी। समर्थ सनम के पास आता है और कहता है मैंने कहा था ना धोखा मत देना और तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा, किसी का भी नहीं। वह एक गोली फिर से सनम को मार देता है जो सनम के सीने में जाकर लगती है। तभी पीछे से कारण समर्थ के सिर पर वार करता है और समर्थ वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। उसे पता नहीं चलता कि उसके ऊपर वार किसने किया था। तभी एकदम से अभिमन्यु होश में आता है और सनम को गोदी में उठकर बाहर भागने लगता है और हेलीकॉप्टर में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, क्योंकि वह जानता था अगर वह भाई हो जाए तो कभी सनम को नहीं बचा पाएगा। तभी करण ओम और अरुण जी के पास आता है और कहता है फिक्र मत और बहन के जाता है। ओम जब नीचे देखा है तो वहां समर्थ नहीं था। ये देखकर ओम चौंक जाता है, क्योंकि अभिमन्यु से कहकर गया था कि किसी भी हालत में समर्थ यहाँ से भागना नहीं चाहिए और समर्थ वहां से भाग चुका था। अभिमन्यु अस्पताल की छत पर अपना हेलीकॉप्टर लैंड करता है और सनम को दे गोदी लेकर नीचे भागता है। सब लोग अभिमन्यु को जानते थे, इसीलिए जल्दी से सनम को एडमिट कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अरुण जी और ओम बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि कब समर्थ वहां से गायब हो गया और वह जानता था अब अभिमन्यु से छोड़ने वाला नहीं था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।